अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नावल नागिन लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। फ़ातिमा हॉरर स्टोरी में खुश आमदीद। शकुंतला जब अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुई तो परिया को बाहर से ही कनीज़ों को भेज देने का हुक्म सादिर किया। परिया ने फ़ौरन कनीज़ें वापस कर दीं और ख़ुद मलका के कमरे में दाखिल हो गई। कमरे के फर्श पर रणधीर, तिलक राय, करम सिंह और एक नौजवान बंधे हुए थे। शकुंतला को अपने सामने पाकर हैरानी से देखने लगे। शकुंतला इस वक्त शहाना लिबास में थी। परिया इनके पाँव खोल दो, और परिया आगे बढ़कर चारों कैदियों के पाँव की रस्सियों को खोलने लगी। लड़की होने की वजह से इसे खासी मुश्किल पेश आई, ताहम किसी न किसी तरह पाँव की रस्सियों को खोलने में कामयाब हो गई। इसके रस्सी खोलने के दौरान ही शकुंतला ने उठकर कमरे के आखिरी सिरे पर दीवार के साथ नीचे कालीन इस आराम से हटाया कि परिया को कानो कान खबर ना हो सकी, और फिर ज़मीन पर बने गोल सुराख के ऊपर एड़ी रखकर इसे दाएं तरफ घुमाया तो बगैर किसी मामूली आवाज़ के सामने की दीवार दरमियान से शक हो गई। शकुंतला ने फौरी तौर पर कालीन वापस अपनी जगह पर रख दिया। परिया जब इनकी रस्सी खोलकर उठी तो अपने सामने दीवार में शिकाफ पाकर हक्का बक्का रह गई। ये क्या है जनाब आलिया? परिया, शकुंतला ने संजीदा लहजे में कहा। बहस ना किया करो। माफ़ी चाहती हूँ सरकार। परिया फ़ौरन समझ गई कि मलका इसे नहीं बताना चाहती। इन चारों को दीवार के इस तरफ ले जाओ। परिया ने फ़ौरन हंटर निकाल कर लहराया और इन चारों को उठने का इशारा किया। चारों कैदी लड़खड़ाते हुए खड़े हुए। चारों की हालत गुज़श्ता इतना अरसा कैद में रहने के सबब खस्ता हो चुकी थी और वो आहिस्तगी से खड़े हो रहे थे। तो परिया ने हंटर घुमाकर रणधीर की पुष्ट पर रसीद किया तो वो तड़प गया और तेज़ तेज़ हरकत करने लगा। बाकी कैदी भी ये एकदम चस्त हो गए और उठकर दीवार की इस तरफ जाने लगे। इनके राहदारी में दाखिल होने से पहले ही शकुंतला ने दूसरी तरफ जाकर कैद खाने वाला रास्ता खोल दिया। अब चारों को आगे आके एक दूसरे के साथ चल रहे थे। परिया इनके पीछे, हंटर हाथ में पकड़े, और सबसे पीछे मलका शकुंतला बैग थामे आ रही थी। कैद खाने के दरवाजे के पास से ही सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी। तकरीबन सीढ़ियाँ उतरने के बाद एक बाल सा आ गया जिसमें लोहे के सरों से छोटे छोटे कैबिन बने थे जो खाली थे। हर कैबिन तकरीबन 20 फुट ऊंचा और 10 फुट लंबा और चौड़ा था। इनके बाहर लोहे के दरवाजे थे। दरवाज़ों के कुंडों पर एक एक ताला लगा था जिनकी चाबियाँ इनके अंदर ही थीं। हर कैबिन के अंदर पानी की छोटी सी हौज थी जिनमें गंदला पानी जमा था। शकुंतला ने बैद के इशारे से परिया को एक कैबिन का दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया। परिया ने फ़ौरन आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलकर हंटर जोर से घुमाकर तिलक राय के शानों पर रसीद किया। वो तकलीफ से तड़प रहा था और तेज़ी से कैबिन में दाखिल हुआ। बाकी सब भी इसके पीछे पीछे कैबिन में जल्दी जल्दी घुस गए। परिया ने फ़ौरन ताला लगा दिया और चाबी निकाल कर शकुंतला को पेश कर दी। जाकर बासी रोटियां लाकर इनके आगे ढेर कर दो ताकि ये शरीर आत्मा का रिश्ता बरकरार रख सके। अभी आई मलका आलिया। परिया चली गई। इसके जाने के बाद शकुंतला जंगले के सामने आकर बोली, मुझे पहचाना रणधीर? रणधीर, तिलक राय, करम सिंह वगैरह इस वक्त शकुंतला को हैरत और खौफ भरी निगाहों से देख रहे थे। मुंह में कपड़ा होने की वजह से बोलने से कासिर थे। मैं शकुंतला नागिन हूँ। मेरे नाक को तुम लोगों ने मेरे सामने जलाकर मार दिया था। इस वक्त मैं बेबस थी, लेकिन आज वक्त शकुंतला की गिरफ्त में है। तुम चारों को मैं अपने हाथों से कत्ल करूँगी, लेकिन इससे पहले तुम्हारा वो हश्र करना है कि तुम मौत मांगोगे। इतने में परिया एक थैले में बासी रोटियां ले आई। खुशमकी निगाहों से देखकर पूछा, तुम्हारे साथ कोई और भी ख्वाबगाह में आया है? नहीं मलका आलिया, परिया इत्मीनान से बोली। मैंने खुद दरवाजे पर खड़े होकर निर्मला को रोटियां लाने भेजा था। ठीक है, शकुंतला मुतमईन अंदाज में बोली, और परिया ये रोटियों के टुकड़े जंगले के अंदर फेंकने का हुक्म दिया। परिया ने बासी टुकड़े जंगले के अंदर फेंक दिए। शकुंतला बोली, इनके मुंह से कपड़ा निकाल दो ताकि ये कुछ खा सकें और गंदा पानी पी सकें। शकुंतला ने खुद से हुक्म दिया और फिर दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई। परिया को कमरे में भेजकर शकुंतला ने कैद खाने का रास्ता बंद किया और अपनी ख्वाबगाह में आ गई। ख्वाबगाह में आने के बाद शकुंतला ने परिया को कमरे के गुसल खाने में जाने का हुक्म सादर किया। वो गुसल खाने में गई तो इसने दीवार बराबर कर दी और फिर परिया को वापस बुला लिया। परिया ये देखकर हैरान थी कि अब दीवार ऐसे मालूम हो रही थी कि बिल्कुल महसूस ही ना होता था कि इसके पीछे भी कोई चीज़ मौजूद है या नहीं। अब शकुंतला सांस लेकर कमरे में अपने बिस्तर पर आड़ी तिरछी चारों शानों चत लेट गई। आज तो बहुत थक गई होंगी मलका आलिया, परिया इसके जूते उतारते हुए बोली। हाँ परिया, लेकिन अभी मेरे काम बाकी हैं। अभी हमने सिपा सलार बलग्राम को भोजन पर बुलाया है, वो आता ही होगा। तुम चंद कनीज़ों को मेरी खिदमत के लिए भेजकर खाने के कमरे में इंतजामात करो जो हुक्म लीजा। और परिया कमरे से निकल गई।
थोड़ी देर बाद चंद कनीज़ें नहायत अदब और खामोशी से इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुईं। एक ने बड़ा जूस का गिलास ट्रे में रखा था, मलका को पेश किया। 2 कनीज़ें मोर झलझलने लगीं, 2 कनीज़ें शकुंतला का हुस्न संवारने लगीं। शीशा लाना सख्ती से मना था, क्योंकि मलका इसे पसंद ना फरमाती थी। ये बात सब कनीज़ों को अच्छी तरह मालूम थी। थोड़ी ही देर में मलका सुकून में आ गई और इसने आंखें बंद कर लीं और बाकी अदब से सर झुकाकर खड़ी हो गईं। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि परिया अंदर दाखिल हुई और आहिस्ता से शकुंतला के अंगूठे पर गुलाब का फूल मारकर इसे मतवज्जा किया और बोली, मलका लिया, सपा सलार बलग्राम खाने वाले कमरे में तशरीफ़ ला चुके हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। शकुंतला उठकर बैठ गई। एक कनीज़ ने इसके पाँव पाँव भारी भारी अपनी गोद में रखकर जूते पहनाए और फिर मलका ने खड़े होकर एक नज़र अपना जायज़ा लिया और जुल्फ़ों को एक झटका देकर चल पड़ी। कनीज़ों का काफ़िला हमरा था। खाने के कमरे में सिपा सलार बलग्राम अपनी मुकम्मल खाकी वर्दी में मलबूस कमरे में कमर पर तलवार लटकाए और शानों पर अपने ओहदे के फूल सजाए चाकू चौबंद बैठा था। मलका की आमद पाकर एहतरामन खड़ा हो गया और ज़ोरदार सैल्यूट किया और इसके बाद कदरे झुक कर नमस्ते कहा तो शकुंतला ने अपना नर्म मुलायम हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा दिया और ये बात बलग्राम के लिए गैर मुतवक्का थी। लेकिन मलकालिया के हाथ को नज़रअंदाज करना तौहीन के ज़मरे में आता था, लिहाजा इसने भी अपना दायां हाथ मलका के हाथ में दे दिया। हाथ मिलाते हुए मलका ने इससे आंखें चार की। नरम हो नाजुक हाथ पकड़ने से बलग्राम के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इतना खूबसूरत और नरम हाथ इसने कभी ना देखा था। अब दोनों आमने सामने बैठ चुके थे। मलका ने परिया को इशारा किया तो परिया ने तमाम कनीज़ों को बाहर जाने का हुक्म दे दिया। अब कमरे में सिर्फ 3 आदमी रह गए थे। सुनाए बलग्राम, आप कैसे हैं? जी मलकालिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कब से इस ओहदे पर हैं? जी 1 साल से। इतने में परिया ने दोनों को खाने की तरफ इशारा किया और दोनों खाना निकाल कर खाने लगे। बलग्राम, आप शादीशुदा हैं? शकुंतला ने अचानक सवाल दागा। जी नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई। जी कोई बहन भाई नहीं? वालिदा पिछले साल हैजे से परलोक सुधार गईं और पिताजी तो बचपन में ही फौत हो गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि पहाड़ सा जीवन और खूबसूरत जवानी अकेले ही गुजार रहे हैं। शकुंतला ने बलग्राम की आंखों में आंखें डालकर मायने खेज अंदाज में मुस्कुरा कर कहा तो बलग्राम भी सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। मुझे फौजी वर्दी में नौजवान बहुत अच्छे लगते हैं। सच माने तो आप जैसा मलका आलिया, क्या आपने मुझे किसी खास मकसद के लिए दावत दी थी? नहीं बलग्राम, मलका बैठे मीठे पर हाथ साफ करते हुए बोली। सिपाही मैंने पहली मर्तबा देखा, मेरा मन चाहा कि आपकी दावत करूं, आपसे बातें करूं और फौजी ज़िंदगी का करीब से मुशाहिदा करूं। महाराजा की तवस्सुत से इसलिए ना बुलाया कि इन्हें रियासती कामों से ही फुर्सत नहीं होती। अगर इन्हें आपकी दावत करने का कहती तो कई दिनों तक मामला चला जाता। मलका हजूर, मैं आपकी इस तरह नवाजी और इज़्ज़त अफजाई का बेहद मशकूर हूँ। कभी हो सके तो गरीब खाने पर तशरीफ़ लाइए ना। ये कहते हुए बलग्राम जाने के लिए उठ खड़ा हुआ तो मलका इसे रुखसत करने के लिए दरवाजे तक आई। एक बार फिर गर्मजोशी से हाथ मिलाकर और गहरी मुस्कुराहट के साथ इसको रुखसत किया। अब शकुंतला और परिया दोनों ही मलका की ख्वाबगाह में आ गईं। मलका फिर अपने बस्तर पर दराज हो गई और परिया ने एहतराम से इसके जूते उतारे और ताली बजाकर चंद कनीज़ें बुलाईं। 4 कनीज़ों को पलंग के चारों तरफ पंखा झलने का हुक्म दिया और एक कीमती और खूबसूरत जाम में शराब डालने लगी। परिया, तुम भी पियो और इधर कुर्सी नज़दीक करके बैठ जाओ। नहीं मलकालिया, मैं खड़ी ही ठीक हूँ, बैठो। शकुंतला ने इसे मीठी नज़रों से देखते हुए हाथ से खींचकर बिठा दिया। इसने कुर्सी मलका की पायती के पास रख दी और इस अनायत पर नहाल हो गई। तुमने पूछा नहीं कि तुम्हारे पास जो 3 कैदी हैं इनका क्या करना है? परिया तो आपकी दासी है हजूर, सवाल करने की जुर्रत नहीं, जैसा आप कहेंगी बिला चूं चरा वैसा ही करूँगी। शाबाश परिया, शाबाश, तुम तरक्की पाओगी। और सुनो, रात को इन तीनों को थोड़ा बहुत खाने पीने को दे देना ताकि मर ना जाएं और फिर इसी तरह बांध कर मज़ीद इनकी खिदमत करना। मेरा मतलब समझ गई हो ना? बिल्कुल सरकार, समझ गई। परिया ने मलका के पैरों को हाथ लगाते हुए कहा। सुबह को फिर हंटर से इनकी खबर लो, इनको ज़रा धमका कर अपना करने की कोशिश करो कि ये हर बात हमें बताएं और महल के सारे राजों में हमें शामिल करें। अगर बात ना बने तो फिर तुम इनकी जगह अपनी मर्ज़ी की आदमी लगा सकती हो और इसके साथ जो चाहे सलूक कर सकती हो, लेकिन कोशिश करो इन्हें कोई ज़ख्म वगैरह ना आए। फ़िक्र ना करें, परिया इत्मीनान के साथ बोली। अब तुम जाओ परिया और आराम करो, हमें नींद आ रही है। और फिर शकुंतला परिया का जवाब सुने बगैर मुँह फेर कर आंखें बंद कर लीं।
परिया ने कनीज़ों को पंखा झलते रहने का हुक्म दिया और कमरे से निकल गई। सामरी, तुमने क्या किया? तूने कहा था कि शिद्दात की बदरूह से मशवरा करने के जल्द ही बता दूंगा। अब मुझे तो बताओ, ये तुम्हारा काला इल्म कुछ बताने से कासिर है? मारिया, जो आज अपनी शाही हवेली से दरबार में शिरकत करने आई थी, दरबार बर्खास्त होने के बाद सामरी के पास पहुँच कर बोली, सामरी का जादू कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच चढ़ कर बोलता है। मारिया जी, आप मेरी कुटिया आएंगी तो मैं आपको सारी सूरत हाल बताऊँगा। सामरी बढ़ गया। ये कहकर आगे, रानी मारिया कनीज़ और मुहाफ़िज़ों के हजूम में अपनी हवेली रवाना हो गई। बग्गी मुख्तलिफ रास्तों से होकर हवेली की तरफ रवां थी। बग्गी के आगे पीछे मुसल्लह घुड़सवार और बग्गी में रानी मारिया के साथ इसकी चंद चहीती कनीज़ें थीं। मारिया इस वक्त सामरी के बारे में ही सोच रही थी। इसको सामरी का रवैया बदला बदला सा लग रहा था। ज़रूर दाल में कुछ काला है, वरना सामरी तो ऐसा कठोर ना था। अब कहाँ जाऊँ? सामरी ने अपनी कुटिया में बुलाया। ठीक है, वहाँ भी जाऊँगी। कौशल्या और साधना को भी शकुंतला ने वहाँ कैद कर लिया है। महाराजा मेरी बात सुनते नहीं। शाही महल और दरबार पर शकुंतला का तोती बोलना शुरू हो गया है। हर तरफ से रास्ता बंद हो रहा है। मारिया रानी बग्गी के पर्दे सरका कर बाहर देखते हुए बातें सोचती जा रही थी। किसे काली का मंदिर नजर आया तो अचानक किसी शाही पंडित गुरु नारायण का ख्याल आया। ये काली के मंदिर का बड़ा पुजारी था। सुना है कुछ आत्माएं भी इसकी दस्तरस में हैं, कुछ शक्तियों का मालिक भी है और जंतर मंतर पर भी अबूर रखता है। तभी रुको कोचवान, बग्गी रोको। मारिया ने ऊंची आवाज़ में हुक्म दिया। कोचवान ने फ़ौरन रस्सियाँ खींच लीं। कोचवान, बग्गी का रुख काली के मंदिर की जानिब कर दो। बग्गी रुकने के साथ ही तमाम मुसल्लह हरकारे भी रुक गए और अब इस मुख्तसर शाही काफिले का रुख काली के मंदिर की तरफ हो गया। आम रास्ता से हटकर ये मंदिर एक कुशादा जगह पर था, जिसके चारों जानब से सीढ़ियाँ थीं और मंदिर दूर से एक चबूतरे की शक्ल में नजर आता था। मंदिर के बड़े दरवाजे पर बग्गी रोक ली गई। रानी मारिया ने सोचा कि आज चूंकि गुरु नारायण दरबार नहीं आए, लिहाजा ज़रूर मंदिर में ही होंगे। रानी की सवारी देखकर पुजारियों और साधुओं के अलावा ज़ायरीन में भगदड़ मच गई। रास्ता साफ हो गया। मुहाफिज हंटर मार मार कर लोगों से रास्ता साफ कराने के लगे। कुछ ही देर में रास्ता साफ हो गया। रानी मारिया कनीज़ों और मुहाफिजों के दरमियान सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर जाती चली गई। दो कनीज़ों ने इसका लिबास संभाला हुआ था। सीढ़ियाँ ख़त्म होने के बाद जब ऊपर आई तो मंदिर के तमाम पुजारी, साधु और दासियाँ रानी मारिया की झलक देखने के लिए इकट्ठे हो चुके थे और कई गुरबा ने हाथ भी फैला दिए। मारिया के हुक्म से इसकी कसीर खास, जो कि कौशल्या के बाद बनाई गई थी, पूनम जान ने अशरफियों की थैली में से शर्फियाँ लुटाती शुरू कर दी और मुहाफिज दस्ता रानी मारिया को घेरे में लेकर शाही पुजारी गुरु नारायण के हुज्रे की तरफ चल पड़ा। गुरु नारायण का हुज्रा मंदिर के बरामदे के आखिर में जाकर एक तय खाने में था, जहाँ खूबसूरत सीढ़ियाँ बनाई गई थीं। गुरु नारायण को मारिया की आमद की इत्तला फौरी तौर पर पहुँचा दी गई थी और वो रानी मारिया की स्वागत के लिए ऊपर ही आ रहा था। सब लोगों को मारिया ने, जो हमरा थे, बाहर ही रुकने का हुक्म दिया और खुद अकेली अंदर चली आई। सब लोग बाहर रुके। मारिया ने अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। गुरु नारायण कदरे फैले हुए जिस्म का मालिक था, कानों में छल्ले और गले में माला। सुर्ख रंग का चोला पहने हुए थे, चेहरे पर करख्तगी छाई थी। ये न सिर्फ शाही पुजारी था बल्कि काली के मंदिर का मेहमान पुजारी होने के साथ साथ रियासत ताबाना का तमाम गुरु, पंडित, साधुओं, पुजारियों के लिए काबिल एहतराम था। रानी मारिया को देखते ही खौफनाक अंदाज में मुस्कुराया। आए रानी जी, मेरी महान शक्ति कहती थी कि सब तरफ से मायूस होकर रानी मारिया काली देवी के स्थान ओश आएंगी। पुजारी जी, मेरी सात्या करें, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। रानी बहुत बेखटके पुजारी के चरणों में गिर गई और गुरु नारायण मुस्कुराते हुए माला जपता रहा और फिर रानी से मुखातिब हुआ। रानी जी, सामरी से भी तो आपने मदद तलब की थी, इसका क्या बना? पंडित जी, मुझे मायूस ना करें। सामरी की बात छोड़ें, मुझे तो वो भी शकुंतला से मिला हुआ नजर आता है। आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। आप मेहमान हैं, आपकी शक्ति अपरंपार है। आपको काली का वास्ता। रानी गुरु नारायण एकदम जलाल में आकर खड़ा हो गया। काली का वास्ता देखकर काली ताकतों को आपस में दोस्तों गिरेबान करना चाहती है। तो सुन, वो लड़की शकुंतला इंसान नहीं, नागुन है। वो सामरी के बस की नहीं। सामरी तो इसके माजी में झांकने के लिए भी अपने गुरु की बदरूह से मदद लेने पर मजबूर हो गया था।
اس کو قابو کرنا صرف گرو نارائن کے بس میں ہے۔ ہم نے کٹھن تپسیا کے بعد وہ شکتیاں قبضے میں کی ہیں جو سامری کی اگلی 10 نسلیں بھی نہیں کر سکتی۔ رانی ماریا تو ایسے خاموش تھی، سکتے کے عالم میں گرو نارائن کو دیکھ رہی تھی جیسے سے پنڈت جی کی کسی بات کا اعتبار نہ آ رہا ہو۔ اور وہ ناگن ہے پنڈت جی، آپ سچ کہہ رہے ہیں تو کیا خیال ہے تیرا، ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ سنو ماریا، وہ ناگن ہے، تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کے مقابلے پہ نہ آ، وہ بہت شاطر ہے، انسانی خون اس کی خوراک اور ظلم و تشدد اس کا خاصہ ہے۔ گرو جی آپ تو مہمان ہیں، آپ اگر کوشش کریں تو وہ آپ کے تابع ہو سکتی ہے۔ ہاں ہو سکتی ہے، پرنتو اس کے کارن ہمیں تیرتھ اشنان کرنا پڑے گا، کالی دیوی کے مندر کلکتہ جا کر 90 دن کے مسلسل بنواس لینا پڑے گا، تب جا کر ہمیں وہ شکتی دان ہوگی، ہم اس ناگن کے زہر سے اور ناگ دیوتا کے قہر کی دسترس سے بچ سکیں گے، اور پھر یہ ناگن ہماری زر خرید لونڈی بن جائے گی اور میرے ہر حکم پر ہر کام کرے گی۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک منش بالک کالی کے آگے بلیدان کرنا پڑے گا اور اس بچے کو پیاس کی شدت سے مارنا ہوگا، اور جب اس کی آتما نکلنے والی ہو اس کے گلے پر چھری پھیر کر اس کا خون کالی ماتا کے شبھ چرنوں میں ڈالنا ہوگا، تب کہیں جا کر ہمیں تیرتھ اشنان کرنے کی اجازت ہوگی۔ بول رانی، ان کاموں کے بدلے میں تو ہمارے کیا سانتا کرے گی؟ میں اپنے جیون کے کشٹ دور کرنے کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہوں پنڈت مہاراج، بس تم میری سوتن کا کریا کرم کرو، ہم تمہارا احسان کبھی نہ بھولیں گے۔ یہ کہتے ہوئے ماریا گرو نارائن کے سینے سے لگ گئی۔ تو پھر جا رانی ماریا، انتظار کر اس کا، جب ہم تمہیں یہاں بلائیں، آپ کی بڑی کرپا ہے پنڈت جی۔ ماریا دونوں ہاتھ ماتھے تک لے جا کر پرنام کرتے ہوئے بولی۔ ویڈیو بھی جاری ہے، اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، اور اگر آپ کو کہیں بھی کوئی اچھا پارٹ لگتا ہے تو کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیں۔ کوئی غلطی ہوگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔